तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग एक सिचुएशन से शुरू करते हैं। तो सपोज करिए कि एक स्कूल है, उस स्कूल में टोटल 10 क्लासेस हैं और हर एक क्लास का अपना एक क्लास टीचर है जो बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से अपने क्लास को मॉनिटर करता है, मैनेज करता है और एडमिनिस्टर कर रहा है। वहीं दूसरी ओर एक प्रिंसिपल है जो कभी अगर इमरजेंसी सिचुएशन अराइज होता है तो अपना एक ऑर्डर, अपना एक नोटिस को वो इशू करते हैं और सारे क्लास के जो क्लास टीचर्स हैं उनको उनकी बातों को, उनके आदेश को मानना पड़ता है। ठीक है, इमरजेंसी क्या हो सकता है? तो आप डे टू डे लाइफ में एक एग्जांपल इसका देख सकते हैं कि जब बहुत गर्मी होता है तो आप देखते होंगे कि जो जिला के डीसी रहते हैं वो एक आदेश निकालते हैं कि गर्मी के कारण से स्कूल्स को बंद किया जाए। तो यहाँ पर प्रिंसिपल अगेन उसी ऑर्डर को इशू करता है और सारे क्लास टीचर्स कंपेल्ड हैं कि अब क्लासेस नहीं होंगी, क्लासेस बंद रहेंगी। तो बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे आज का हमारा ये क्वेश्चन है। जिस तरीके से आपने देखा कि क्लासेस इंडिपेंडेंट है, क्लास टीचर्स अपने क्लास को मैनेज करने के लिए, तो वही सिस्टम है फेडरल कि सारे क्लासेस इंडिपेंडेंट हैं। और यूनिटरी इन नेचर का मतलब हो गया कि किस तरीके से अगर इमरजेंसी का सिचुएशन आता है तो प्रिंसिपल का एक ऑर्डर, प्रिंसिपल का एक आदेश को सारे क्लास के क्लास टीचर्स मानते हैं और कंप्लाई करते हैं। तो ठीक उसी कंसेप्ट पे आज का हमारा क्वेश्चन है। तो नमस्कार, आप सबों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर और आप देख रहे हैं अमित अंबश। तो फ्रेंड्स, आज के इस सिचुएशन को समझने के बाद इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे, समझ पाएंगे। आपको पता ही है कि जेपीएससी मेंस के लिए पॉलिटी का हमारा ये सीरीज चल रहा है और आज का ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए, आप वीडियो को शुरू करने से पहले आप जरूर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि क्रिटिकली एग्जामिन द व्यू द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज फेडरल इन स्ट्रक्चर बट यूनिटरी इन ऑपरेशन। अगेन फेडरल स्ट्रक्चर, सारे क्लासेस को आपने देखा कि अपना अलग अलग पावर है, और यूनिटरी इन ऑपरेशन कहने का मतलब कि जब इमरजेंसी का सिचुएशन आया तो प्रिंसिपल का एक ऑर्डर, प्रिंसिपल का एक आदेश को किस तरीके से कंप्लाई करना पड़ रहा था, बातों को मानना पड़ रहा था। ठीक है, उस एग्जांपल को समझते हुए इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हैं। देखिए अब आंसर क्या करते हैं हम लोग, यहां पर लिखता है कि देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट प्रेस्क्राइब्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे भारतीय संविधान में साफ साफ लिखा गया, साफ साफ एन्यूमरेटेड। ठीक है, देखिए दिस गिव्स इंडिया अ फेडरल स्ट्रक्चर, और यही इंडिया को एक फेडरल स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, 246 है, 7 शेड्यूल में पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यूनियन का क्या पावर है, स्टेट का क्या है, कंकरेंट का क्या है, ठीक है, लिस्ट वगैरह सारा दिया हुआ है। अब देखिए, मोreover यूनियन हैज बीन गिवन एन अपर हैंड टू डील विद द सिचुएशंस अफेक्टिंग नेशनल यूनिटी, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी। कहने का मतलब कि जब कभी भी नेशनल यूनिटी की बात होगी, जब कभी भी सिक्योरिटी की बात होगी, जब कभी भी इंटीग्रिटी की बात होगी, तो यूनियन को हमेशा एक अपर हैंड रहेगा और उसी के बातों को मानना पड़ेगा और वही नियम कानून सब बनाएगी। ठीक है, अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप इसको और अच्छे से समझें तो आर्टिकल 1 सब क्लॉज 1 में ये बात लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और यहां पर ये जो स्टेट्स होगा वो डिस्ट्रक्टिबल नहीं होगा बल्कि इनडिस्ट्रक्टिबल होगा। कहने का मतलब कि स्टेट खुद से अलग नहीं हो सकता है और वो अपने आप को अलग नहीं कर सकता है इस यूनियन से। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे कि इट इज अ इनडिस्ट्रक्टिबल पार्ट। ठीक है, आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनकैप्सूल्स सेवरल फीचर ऑफ ए फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम कि कौन कौन से फीचर्स हैं तो ये समझ लीजिए। डुअल पॉलिटी, डुअल पॉलिटी का मतलब हो गया कि 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, वन एट द यूनियन एंड अदर एट द स्टेट लेवल इज एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन दैट फंक्शंस विद इन इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। ठीक है, डुअल लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, एक यूनियन यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट देखते हैं और एक स्टेट जो राज्य सरकार होती है। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर्स। अब देखिए पावर का डिवीजन क्या मतलब होता है, तो डिवीजन ऑफ पावर्स का मतलब यह है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे लिस्ट हैं, उस पे कौन नियम बनाएगा, उस पे कौन कानून बनाएगा, किस तरीके से चीजें होंगी, तो वो यहां पर बताता है कि डिवीजन ऑफ पावर। तो लेजिस्लेटिव पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर आर्टिकल 246 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज द 7th शेड्यूल्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब 7th शेड्यूल क्या है, तो 7th शेड्यूल लिस्ट्स के बारे में बात करता है, वो आप अगले स्लाइड में देखेंगे कि किस तरीके से यूनियन लिस्ट है, स्टेट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। ठीक है, अब देखिए सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया कि जो हमारा संविधान है वही सर्वोच्च होगा। ठीक है, आप नियम बनाएं, कानून बनाएं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, लेकिन ये हमेशा याद रखना होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सुप्रीमेसी, उसकी सर्वोच्चता पे बिल्कुल थोड़ा सा भी कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यानी कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा सबसे ऊपर रहेगा। इम्पार्शियल जुडिशियरी, द सुप्रीम कोर्ट इज द इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
एंड सेटल्स सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स। आप देखते होंगे कि हर राज्य में अपना एक हाई कोर्ट होता है, लेकिन अगर दो राज्यों का अगर मैटर आ जाता है तो वहां पर जो अगर डिस्प्यूट को सॉल्व करने वाली बात होगी तो वो कौन करेगा, तो वो यहां पर सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर, बाइकैमरल लेजिस्लेचर मतलब दो द्विसदन जो हो गया। तो यहां पर जो देखिए राज्यसभा और लोकसभा एस्टेब्लिश्ड है, जहां की अपर हाउस जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है सेंटर में, तो अपर हाउस यानी जो राज्यसभा है वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है सेंटर में। ठीक है। अब देखिए, ऑल्दो फेडरल इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ प्रोविजन टू फंक्शन एज अ यूनिटरी अथॉरिटी व्हेनेवर नेशनल अनरेस्ट इंटरेस्ट रिक्वायर्स। कहने का मतलब कि फेडरलिज्म है, बिल्कुल है, स्वतंत्र है राज्य अपने तरह से काम करने का, यूनियन उसको इंटरफेयर नहीं करेगी, लेकिन जब कभी भी अगर ऐसा कोई मुद्दा आता है जो कि नेशनल इंटरेस्ट से संबंधित है, इंटीग्रिटी से संबंधित है, हमारे देश के लिए कोई अगर बात आ रही है, तो वहां पर जो है यूनिटरी अथॉरिटी की तरह काम करेगा। यूनिटरी अथॉरिटी की तरह काम करेगा मतलब याद करिए प्रिंसिपल को, कि उनके बात को माना जाएगा, तो ठीक उसी तरीके से यूनियन गवर्नमेंट के सारे बातों को माना जाएगा और वही अपर हैंड होंगे उस समय। ठीक है, यही कहने का मतलब हो रहा है, उस समय राज्यों के पास अधिकार नहीं होगा, यही यहां पर बात बता रहे हैं। देखिए, इमरजेंसी प्रोविजंस आपको पता है 352, 356 और 360, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। ड्यूरिंग इमरजेंसीज पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट। देखिए, यहां पर एक आर्टिकल है, वो आर्टिकल है 250, यस 250। 250 आर्टिकल में यह कहता है कि इमरजेंसीज के दौरान पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट पे भी कानून बना सकती है। जैसा आपको पता है ना कि एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट एक कॉन्करेंट, यूनियन में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट एक्सक्लूसिवली, कॉन्करेंट में बोथ ऑफ देम साथ में। लेकिन यही कहता है कि अगर इमरजेंसीज कभी हो जाता है तो स्टेट लिस्ट में भी जो भी मुद्दे होंगे, जो सब्जेक्ट्स होंगे, यूजिंग आर्टिकल 250 पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन दैट पर्टिकुलर स्टेट लिस्ट एज वेल। ठीक है, ये यहां पर कहता है। अब देखिए, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनियन। एग्जीक्यूटिव पावर यानी गवर्नर सीधे रिपोर्ट करने लगते हैं राष्ट्रपति को इमरजेंसी के पास के टाइम में, पता है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेसिड्यूरी पावर to the union, those subjects which are not mentioned in any of the three list of the 7 schedule automatically belongs to the union government। जो वैसे सब्जेक्ट्स जो कि मेंशन नहीं है तीनों सब्जेक्ट में, जो भी लिस्ट है तीनों, यूनियन, स्टेट और जो आपका कॉन्करेंट था, तो वो ऑटोमेटिकली चला जाता है कहां, यूनियन गवर्नमेंट के पास। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए एक बात और है यहां पर कि अगर कभी भी कुछ इस तरह का मुद्दा आता है जो स्टेट लिस्ट में होने के बावजूद उसका संबंध हमारे भारतीय, यानी कहने का मतलब कि नेशनल बाउंड्री से संबंधित है, हमारे नेशनल इंटरेस्ट से संबंधित है, तो वैसे मुद्दों में भी पार्लियामेंट को पावर है कि वो नियम बना सकती है, ऑल्दो वो जो सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट में है, तब भी याद रखिएगा। ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप, देखिए सिंगल सिटीजनशिप का मतलब हो गया कि इट प्रमोट्स नेशनल यूनिटी। सिंगल सिटीजनशिप जैसे यूएस वगैरह में आप देखते होंगे कि दो वहां पर सिटीजनशिप है, एक स्टेट का एक पूरा कंट्री का, लेकिन यहां पर क्या है कि ये सिंगल सिटीजनशिप है जो यूनिटरी नेचर को दर्शा रहा है। इट प्रमोट्स नेशनल यूनिटी। अब अपॉइंटमेंट्स ऑफ गवर्नर, गवर्नर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, ये भी आप देख रहे हो कि राज्य का जो एग्जीक्यूटिव हेड है उसको कौन अपॉइंट कर रहा है, तो उनको राष्ट्रपति अपॉइंट कर रहा है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव हेड इसको आप बोल रहे हैं, इसको ये आपका नॉमिनल हेड या टाइटुलर हेड जिस तरीके से राष्ट्रपति होता है वही है, एग्जीक्यूटिव हेड नहीं। अब देखिए, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट बीइंग द एपेक्स कोर्ट अबव ऑल हाई कोर्ट रिफ्लेक्ट्स वन यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम। जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि यूनिटरी इन नेचर है, यूनिटरी मतलब कौन, एक राज्य चल रहा है, ऊपर में जिस तरीके का आदेश हो रहा है वैसे ही नीचे फॉलो करना पड़ेगा। तो ठीक उसी तरीके से ये कहता है कि जैसे आप देखते हैं ना कि हाई कोर्ट से रिजेक्ट करा के लोग ऊपर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, फिर उसकी बातों को सब लोग मानते हैं, तो वही बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बीइंग द एपेक्स कोर्ट अबव ऑल द हाई कोर्ट्स वन जुडिशियल सिस्टम रिफ्लेक्ट्स। ये किसको रिफ्लेक्ट करता है, तो वन जुडिशियल यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम को रिफ्लेक्ट करता है। पार्लियामेंट पावर टू अल्टर स्टेट बाउंड्रीज, पार्लियामेंट क्या कर सकती है, पार्लियामेंट कैन क्रिएट, मर्ज और ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 3 का मदद लेकर जो पार्लियामेंट है किसी भी राज्य के बाउंड्री को क्रिएट कर सकती है, मर्ज कर सकती है या ऑल्टर कर सकती है। ठीक है, ये आर्टिकल 3 में उसको पावर होता है। वहीं पावर स्टेट के पास कभी ये नहीं होता है कि आप अपने आप को कहीं अलग कर लीजिए, आप किसी को मिला लीजिए,
ठीक है, ये पावर स्टेट का नहीं होता है कि आप हमारे साथ नहीं रहेंगे, इसीलिए इसको इनडिस्ट्रक्टिबल पार्ट कहा जाता है यूनियन का। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ केस लॉज हैं जिसको कि डालना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। बाबूलाल पराठे वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1960 में ये एक जजमेंट आया था, उसमें एपेक्स कोर्ट ने ये कहा, एपेक्स कोर्ट का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि द व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर अंडर आर्टिकल 3 आर एडवाइजरी एंड नॉट बाइंडिंग ऑन द पार्लियामेंट। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि स्टेट लेजिस्लेचर का जो भी व्यूज है वो बाइंडिंग नहीं है पार्लियामेंट पे। अगर जैसा कि आपको इस आर्टिकल 3 क्या बता रहा है कि पार्लियामेंट कैन क्रिएट, मर्ज और ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, लेकिन ये जो केस लॉ था बाबूलाल पराठे वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, इसमें यह कहता है कि अगर कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर अपना कोई व्यू दे रही है, सपोज करिए उनका व्यू इस मत में है कि आप ऑल्टर नहीं करना है, तो वो जो व्यूज है वो बाइंडिंग नहीं है पार्लियामेंट के ऊपर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए लेजिस्लेचर अपने व्यूज में उसको ना कर रही है कि नहीं आप ऑल्टर या मर्ज या क्रिएट नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं कि उसको पार्लियामेंट मानेगी। अगर वो चाहे तो पार्लियामेंट नहीं माने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चीजें आगे बढ़ जाएंगी। चलिए आगे बढ़िए। अब कुछ इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, उसको आप देखिए। एक तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, बहुत ही बड़ा लैंडमार्क जजमेंट। लगभग पॉलिटी के हर एक क्वेश्चन में जहां पर फंडामेंटल राइट से संबंधित है, जो भी चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है, ठीक है, जो भी आर्टिकल्स, तो आप उसमें इसको बिल्कुल ही डाल सकते हैं, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। क्या इसमें इसका एग्जैक्ट जजमेंट यही है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल ही अमेंड कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को खाली छोड़ दीजिए तो आप बिल्कुल उसमें संशोधन कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? तो बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, रादर इट इज इंटरप्रेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स वेरियस जजमेंट्स। अपने बहुत अलग अलग जजमेंट में वो बताती है कि क्या क्या इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलिए अब एपेक्स कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये वही लिखा है कि एपेक्स कोर्ट रिकॉग्नाइज करती है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। अब आइए एक एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का ये केस है। वहां पर है कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फेडरलिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड आर्टिकल 356 कैन नॉट बी यूज्ड आर्बिट्रेरली। ठीक है, फेडरलिज्म जो है ये पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर है। फेडरलिज्म का मतलब आपने समझा क्लासेस के बारे में कि एक सारे स्टेट को भी अपना एक अलग यूनिक पावर होगा कि इंडिपेंडेंटली वो रन कर सके, काम कर सके अपने स्टेट की बेहतरी के लिए। तो वही कह रहा है कि आर्बिट्रेरली, ऐसा नहीं कि आपको अगर मन नहीं लग रहा है यूनियन गवर्नमेंट को, अपने हिसाब से चीजें नहीं हो रही है राज्य में अगर, तो आप उसको ये जो स्टेट इमरजेंसी है उसको इंपोज कर दीजिए, ऐसा नहीं आप कर सकते हैं। वही एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 के केस में ये जजमेंट आया। आप समझ रहे होंगे बिल्कुल, ये यही कह रहा है, फिर से समझिएगा कि जिस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इट इज नोवेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल 1 से जहां तक आर्टिकल जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पर इंटरप्रेट करने की जब बात आई सुप्रीम कोर्ट का बेसिक स्ट्रक्चर में, तो वो ये कहता है कि फेडरलिज्म एक पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, इसीलिए फेडरलिज्म को आप खत्म नहीं कर सकते और 356 जो आर्टिकल है उसको आर्बिट्रेरली आप नहीं ला सकते। ठीक है, इंपोज नहीं कर सकते, वही कह रहा है 356 मतलब वही स्टेट इमरजेंसी की बात कर रहा है। अब देखिए फेडरल स्ट्रक्चर के लिए यहां पर हम लोग बॉक्स बना देते हैं। देखिए जितना बॉक्स बनाइएगा, जितना अंडरलाइन करिएगा और चीजों को शॉर्ट एंड कंसाइज करके लिखिएगा, पॉइंट पॉइंट जो दिखते रहे एग्जामिनर को। वर्ड्स लिमिट तो आपको बिल्कुल ही रखना है, 300-350 रखना है। अगर क्वेश्चन 20 मार्क्स का अगर आता है तो उतना आपको करना है, और ज्यादा आता है तो फिर और ज्यादा लिखना है। लेकिन आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि चीजों को आप बॉक्स के अंदर डाल लें, थोड़ा सा कुछ डायग्राम बना दें, चार्ट बना दें, कुछ अंडरलाइन करें, तो ये बहुत ही जरूरी है। ब्लू पेन, ब्लैक पेन, पेंसिल, बस इतना ही आप यूज कर सकते हो और मत कुछ यूज करिएगा ज्यादा। देखिए फेडरल स्ट्रक्चर में क्या है कि डुअल गवर्नमेंट होगा, अलग अलग गवर्नमेंट होगा, राज्य सरकार अलग, केंद्र सरकार अलग। डिवीजन ऑफ पावर्स होगा, आर्टिकल 246, डिफरेंट स्टेट लिस्ट जो 7th शेड्यूल में वो है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा, हाई कोर्ट्स वगैरह है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, देख रहे हैं द्विसदन में। और कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी यानी संविधान का जो सर्वोच्चता होगा। अब आइए यूनिटरी ऑपरेशन में क्या है कि स्ट्रॉन्ग सेंटर, बिल्कुल सही। इमरजेंसी पावर, सिंगल सिटीजनशिप, ऑल इंडिया सर्विसेज, आर्टिकल 312 वगैरह में जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, आईपीएस आईएएस के बारे में जो है वो ये बात कर रहा है, अखिल भारतीय सेवाएं के बारे में। पार्लियामेंट कैन अल्टर स्टेट बाउंड्रीज, ये यूनिटरी ऑपरेशन बता रहा है। ठीक है, ये तो है कि दोनों के पास है पावर, इंडिपेंडेंट काम करना है। ये यूनिटरी बता रहा है कि सेंटर स्ट्रांग होगा,
स्टेट को भी वो उस समय हाईजैक कर लेगा और अपने हिसाब से चीजों को करेगा। इमरजेंसी पावर, सिंगल सिटीजनशिप, ऐसा नहीं है कि यूनियन गवर्नमेंट का कोई एक अलग सिटीजन है, आप बिहार से हैं तो आपका अलग सिटीजनशिप होगा, झारखंड से तो कुछ और होगा, यूपी से तो कुछ और, महाराष्ट्र से तो कुछ और, ऐसा नहीं, एक सिटीजनशिप है, वो पूरे देश के लिए है। ऑल इंडिया सर्विस के बारे में बात कर रहा है, पार्लियामेंट कैन ऑल्टर स्टेट बाउंड्रीज, आर्टिकल 3 ये बताता है। अब देखिए, हेंस इंडिया इज नाइदर प्योरली फेडरल, इसीलिए भारत जो है प्योरली फेडरल भी नहीं है, नॉर प्योरली यूनिटरी, और प्योरली यूनिटरी नहीं है। इट हैज एडॉप्टेड अ यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम दैट स्ट्रेंथन्स बोथ डेमोक्रेसी एंड नेशनल यूनिटी। अब देखिए, इस क्वेश्चन में एक चीज लगता है छूट रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं, उनका कुछ मत जरूर लिखिए। जैसे डब्ल्यू.एच. वेरी के बारे में कुछ अगर आप जानते हैं तो वो लिखिए। बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में अगर आप कुछ जान रहे हैं, कुछ उनके जो थॉट्स हैं इसको लेकर, तो वो सब आप मेंशन करिए। वो इस आंसर में नहीं है, लेकिन उसको भी मेंशन करना बहुत जरूरी है कि उनका क्या मत है कि फेडरल होते हुए भी यूनिटरी इन नेचर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस आंसर को पूरा कंप्लीट करिएगा तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे, मिलेंगे। ये जरूर याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट केस लॉस के बिना पॉलिटी का कोई भी आंसर मेंस राइटिंग में ना करें, डेफिनेटली इट विल कर्टेल योर मार्क्स। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इस जेपीएससी के लिए, आने वाले जेपीएससी मेंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और भी अदर मेंस एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन और भी जल्दी अपलोड होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसको आप जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।